हेलो विद्यार्थी, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, कृपया करके मेरे विद्यार्थी आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी अपने सहपाठियों को बताइए। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समकालीन दक्षिण एशिया का भूटान के बारे में। ठीक है। तो भूटान जो है एक एशिया का सबसे छोटा सा देश है। देखिए, यहाँ पे है भूटान। इसकी तीन तरफ की सीमा जो है वो भारत से लगती है। अगर इसमें बात करें कि इसमें जो संवैधानिक राजतंत्र जो लागू हुआ वो 2008 में हुआ। और भारत और भूटान के बीच के जो संबंध हैं वो अच्छे हैं। जो है पनबिजली वगैरह भारत भूटान के साथ काम कर रही है पनबिजली प्रोजेक्ट पे। और अगर जो भारत जो है भूटान के उत्पादन में भी मदद करने के लिए हमेशा खड़ा रहता है। और भूटान के विकास कार्यों में भारत का बहुत बड़ा योगदान। तो भारत का भूटान के साथ संबंध अच्छे हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट द्वीप है मालदीव। मालदीव भारत का एक सार्क के अंदर, ये साउथ एशिया का कह सकते हैं कि एक छोटा सा ही देश है। चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ देश है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि 1967 तक जो यहाँ था ना, ये सल्तनत का शासन था मालदीव में। 1968 तक सल्तनत का शासक था। और यहाँ पे 1968 में अध्यात्मक प्रणाली के तहत यहाँ पे गणतंत्र को अपनाया गया। समय आता है 2005। 2005 में क्या है, मालदीव संसद में बहुदलीय प्रणाली के तहत एक मतदान हुआ। और एक मतदान में एक पक्ष में प्रणाली के तहत जो मतदान हुआ, इसमें एकमत मतदान मिला। और 2018 में एमडीपी पार्टी का, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने यहाँ जीत हासिल करती है। और ये जीत हासिल करने के बाद यहाँ पे गणतंत्र के रूप में लोकतंत्र वहां पे, एक गणतंत्र राज्य के रूप में वहां पे लोकतंत्र स्थापित होता है। तो लोकतंत्र की स्थापना अगर देखा जाए तो कब हुई मालदीव में? लोकतंत्र की स्थापना हुई 1968 में। बहुदलीय प्रणाली का जो एक मतदान हुआ कब हुआ? 2005 में। जब मतदान के तहत जो अगले बार 2018 में वहां एमडीपी की सरकार बनी। अब हम अगर जो देखते हैं कि भारत और मालदीव के बीच का संबंध कैसा है, तो भारत और मालदीव के बीच में संबंध बहुत अच्छा होने का एक कारण है कि एक समय ऐसा था ना कि श्रीलंका में के जो कुछ आए हुए तमिल लोग जो थे, श्रीलंका के जो तमिल लोग थे 1988 में भारत में श्रीलंका से आए और भारत ने उसको मदद किया था मालदीव में जाकर के। किसको? मालदीव में जाकर के मालदीवियन को मदद किया था। 1988 में श्रीलंका से आए हुए कुछ भारत के तमिल लोग जो थे, कुछ भारत के जो तमिल लोग थे, जब मालदीव पे आक्रमण किया तो भारतीय नौसेना वायुसेना ने जाकर वहां तुरंत कार्रवाई की और मालदीवियन को सहारा पहुंचाया। ये सब कारणों से भारत और मालदीव के बीच में संबंध अच्छे हैं। मालदीव पर्यटन के लिए जाना जाता है। एक चारों तरफ से एक समुद्र के बीच में एक छोटा सा देश है मालदीव। तो यहाँ जो है मालदीव का पर्यटन, मत्स्य उद्योग और आर्थिक विकास में भारत काफी मदद की है इसको, मालदीव को। कभी कभी भारत को लगता है कि, कुछ लोगों को लगता है कि इतने छोटे पड़ोसी को उनका फायदा उठाते हैं। जो छोटे छोटे पड़ोसी हैं, वो नेपाल हो जाए, भूटान हो जाए, मालदीव हो जाए, ये सब भारत का फायदा उठाते हैं। कभी कभी इन छोटे छोटे भारत के पड़ोसी देश ये भी सोचते हैं कि भारत हम पे एहसान करके कहीं अपना पिठलग्गू न बना ले। लेकिन भारत सबका साथ सबका विकास चाहता है। और बिना किसी लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ ही भारत छोटे छोटे देशों के साथ हमेशा खड़ा रहता है सहयोग के रूप में। जैसे श्रीलंका में जो सुनामी आई थी तो भारत ने खाद्यान्न भेजे थे यहाँ से, शांति सेना भेजी थी यहाँ से। भूटान के साथ भी बहुत सहयोग कर रहा है। तो भूटान एक मालदीव एक भारत का, बहुत सारे लोग हैं मालदीव घूमने जाते हैं। तो पर्यटन वगैरह को लेकर के काफी नीतियों पे हस्ताक्षर किया गया है भारत के द्वारा। चलिए अब देखते हैं सार्क, साउथ एशिया एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क।
इसकी अगर हम गठन की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 में हुई थी। और इसमें जो देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान, ये सातों देश मिलकर के इसको आर्थिक और राजनीतिक एक संगठन के रूप में बनाया, सार्क को। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल रीजनल कोऑपरेशन, इसको दक्षेस भी कहा जाता है। ठीक है। मुख्यालय कहाँ है सार्क का? काठमांडू में। अगर बैंक की बात करें इसका, तो जहाँ पैसे सभी देशों लोग में सहयोग के लिए जमा करते हैं सार्क में, तो ये कहाँ है? तो बैंक है इसका भूटान में। इसका भूटान में सार्क का बैंक है, जहाँ सभी देश पैसा लगाते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन है, तो यूनाइटेड नेशन का जो बैंक है उसमें सभी बैंक लोगों ने पैसा लगाते हैं, तो सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन में पैसा किसका है? अमेरिका का है। तो उसी तरीके से सार्क में सभी सहयोगी देश इसमें पैसा देते हैं बैंक में, ताकि वो जन कल्याण के लिए या सभी लोगों के लिए कुछ इन्वेस्ट के रूप में, किसी को मदद के रूप में, किसी के कर्ज के रूप में या आर्थिक रूप में सभी लोगों को मदद करते हैं। एक 14वां सम्मेलन हुआ था 2007 में। ये हुआ था दिल्ली में। तो 14वां सम्मेलन जो 4 अप्रैल 2007 को हुआ था, उसमें अफगानिस्तान को इसका सदस्य बनाया गया ऑफिशियल रूप से। तो अफगानिस्तान कौन सा सदस्य बना? 8वां सदस्य बना सार्क का। तो सार्क का 8वां सदस्य कौन बना? अफगानिस्तान। कब बना? 2007 में। जब ये बना था तो उसका सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जो सार्क का चल रहा था, कहाँ हुआ था ये? तो नई दिल्ली में। ठीक है। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। सार्क का या दक्षेस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सभी सदस्य देशों को आर्थिक विकास में सहायता और सहयोग प्रदान करना, और दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना, क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना, सभी व्यक्तियों को सम्मान के साथ जीने और उसकी पूरी निहित क्षमता के प्राप्त करने के अवसर प्रदान करना। तो ये सब कार्यों में सार्क मदद करता है। दक्षिण एशिया के देशों की जो सामाजिक आत्मनिर्भरता में वृद्धि करना, ये सब सार्क के उद्देश्य हैं। और एक दूसरे की समस्याओं को समझे, उनका आकलन करे और परस्पर विश्वास को प्रोत्साहन दें। मतलब कि अगर हम बात करते हैं कि भाई किसी देश में कोई घटना हो रही है, तो घटना का कारण को समझें, वहां क्या कारण हुआ है, क्यों ऐसी घटना हुई है। तो ये सबको आकलन करके प्रोत्साहन देना, सहयोग करना, ये सार्क का कार्य है। साझे महत्व के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे आपस में सहयोग को बढ़ावा देना, कि जैसे यूरोपियन यूनियन के सामने या पश्चिमी देशों के सामने अगर कुछ बात रखनी है, पूर्वी ये जो साउथ देशों के सामने, मतलब साउथ एशिया वाले जो देश हैं उसके सामने उनके अपने कुछ पक्ष रखने हैं, तो सभी लोगों को एक मंच प्रदान करना। और भी अन्य तरीके के जो पर्यवेक्षक वगैरह भी बुलाए जाते हैं इसके सम्मेलन में, सभी देशों का, जो लोग अपनी बात रख सकते हैं, जो वर्ल्ड लेवल पे हो, वैश्विक लेवल पे सभी लोगों को फायदे की बात हो। ठीक है। एक बना साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक एरिया बनाया कि कौन कौन से देश इसमें रहेंगे, और इसका पर्पस क्या था? एक मुक्त व्यापार करना, कि एक देश दूसरे देशों के बीच में व्यापार कर सकता है। तो ये जो सम्मेलन हुआ था, इसका जो हस्ताक्षर किया गया था 2004 में। 2004 में सभी सदस्य देशों ने साफ्टा पे हस्ताक्षर किया, और जनवरी 2006 से दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता लागू हो गया। तो साफ्टा पे हस्ताक्षर कब हुए? 2004 में। सभी साउथ एशिया के जो देश हैं, इसका शुरू कब, लागू कब हो गया? 2006 से। इसका उद्देश्य क्या था? कि मुक्त व्यापार करना, कौन कौन से सामान कौन से देश किस देश में बेचेंगे, और वो सभी सामान का, वो सभी वस्तु का एक सूचीबद्ध वस्तुओं का लिस्ट बनाया गया, सूची बनाया गया, और वो वस्तुओं को एक जगह से दूसरे जगह बेचने में टैक्स को कम किया गया, यानी टैरिफ को कम किया गया या हटाया गया। बहुत सारे वस्तु जो है ये सब सार्क आप देशों में आपस में फ्री ट्रेड है। बहुत सारे जो है वो फ्री ट्रेड है। फ्री ट्रेड का मतलब है कि अगर भारत में कोई भी उत्पादक ज्यादा है, तो उसको अगर कोई भी सार्क देश अपने यहाँ खरीदना चाहता है,
तो वो सार्क देश अगर भारत कुछ बेच रहा है तो जो चीज़ें की कीमत यहाँ 50 रुपए केजी है, तो अगर कोई जाकर के बांग्लादेश में बिकेगा या अफगानिस्तान में बिकेगा या मालदीव में बिकेगा तो ये चीजें वहाँ 50 रुपए ही उसकी कीमत रहेगी, 50 रुपए पे ही खरीदेगा। लेकिन अगर इस पे टैक्स लग जाता है तो मानते हैं कि अगर 50 रुपए किलो यहाँ है और 50% का वहाँ टैरिफ लग गया है इस पे। अगर 50% का टैरिफ लग जाता है तो 50 रुपए की कीमत हो जाती है 75 रुपए। तो यानी कि अगर भारत कोई भी वस्तु 50 रुपए में भारत में बिकती है और अगर जो मालदीव इस पे टैरिफ लगा देता है तो 75 रुपए में मालदीव में बिकेगी। तो वहां के जनता के लिए ये चीजें महंगी पड़ेगी। इसलिए ऐसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया जाता है कि भाई जो वस्तु हमारे यहाँ 50 रुपए की है आप भी अपने वहां वहां 50 रुपए में ही बेचिए, क्योंकि उसपे कुछ अलग से खर्चे नहीं लगते। लेकिन अगर ये टैरिफ टैक्स बढ़ जाता है एक देश से दूसरे देशों के बीच में तो इसकी कीमतें बढ़ जाती है। जैसे अभी हमारा अमेरिका के साथ चल रहा है कि अमेरिका हर हमारे वस्तुओं पे टैक्स लगा दिए हैं। इवन चावल जो 3.5% ही खरीदता है अमेरिका, हमारे अच्छे क्वालिटी की चावल होती है, तो उस पे भी हमारे वो 50% टैरिफ लगा दिए हैं। ठीक है। देखिए 2007 को जो नई दिल्ली में दशेज का जो सम्मेलन हुआ था वो 14वां सम्मेलन था और इसी में अफगानिस्तान को अस्थायी सदस्य के रूप में इसको बनाया गया, ऑफिशियली सदस्य बन गए। तो इसमें और भी पर्यवेक्षक के रूप में सार्क कंट्रीज अन्य देशों के लोगों को मुखिया को बुलाते हैं। जैसे अन्य देशों के मुखिया जैसे अमेरिका, यूरोपियन संघ, चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, तो पर्यवेक्षकों के रूप में आमंत्रित किया गया था। कब? 2007 में। और सम्मेलन में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने और आतंकवाद को रोकने के प्रयासों पे ज्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि पश्चिमी देशों को लगता है कि साउथ एशिया के इन देशों में खास करके भारत और पाकिस्तान के मुद्दे, अफगानिस्तान पाकिस्तान के मुद्दे, बांग्लादेश भारत के मुद्दे, ये सब को लेकर के सभी पश्चिमी देशों को लगता है कि भारत जो है साउथ एशिया में आतंकवाद को बढ़ावा, भारत नहीं अन्य देश यहाँ आतंकवाद का खतरा हो सकता है। तो ये सब के कारण इन लोग इन्वेस्टमेंट करने से या और भी कार्यों से डरते हैं कि कहीं कुछ ऐसा ना हो कि हम इन्वेस्टमेंट कर दें और वहाँ कुछ मामला खराब हो जाए, आतंकवादी हमला हो जाए या कुछ आपसी अवरोध हो जाए जिसके कारण हमारे पैसे फंस जाए। तो सभी सार्क देशों ने इस बातों पे जोर दिया कि आतंकवाद को खत्म करना है। अगला जो सम्मेलन हुआ 2007 के बाद 15वां सम्मेलन हुए हुआ कोलंबो में। तो कोलंबो में जब सम्मेलन हुआ तो इस अवसर पे भी बहुत सारे सुझाव दिए गए। इसमें एक सुझाव था दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते सत्यनिष्ठा से लागू किया जाना चाहिए और व्यापारी और पर्यटकों को दीर्घकालीन बहुउद्देशीय वीजा प्रदान की जाए। मतलब कि जो भी व्यापारी लोग हैं या जो घूमने आते जाते रहते हैं एक जगह से दूसरे जगह, इन लोगों के लिए बहुउद्देशीय वीजा, एक होता है ट्रेडिंग घूमने के लिए ट्रैवलिंग वीजा, एक होता है व्यापार करने के लिए, एक होता है जॉब करने के लिए, तो अलग अलग तरीके के कारणों से वीजा बनाए जाते हैं। बहुउद्देशीय वीजा का प्रदान किया जाए सार्क के अंदर सभी देशों के बीच में। और सदस्य देशों के जो व्यापारिक जहाज हैं जब एक दूसरे के बंदरगाह पे आने जाने की सुविधा दी जानी चाहिए और माल लादने और उतारने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए। होता क्या है जो भारतीय बंदरगाहों पे दूसरे देशों से कुछ सामान सपोज आए हुए हैं, सपोज रूस से कुछ बोट पे आया हुआ है पोर्ट, अब वहां पे बंदरगाह पे एक पोर्ट खाली हो रहा है, अनलोडिंग हो रहा है, सभी उससे टैंकर या जो भी चीजें हैं उतारे जा रहे हैं। तो इसी बीच में अगर सार्क का कोई देश सपोज मालदीव से कुछ सामान आया है तो उसको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, उसको ज्यादा देर लाइन में खड़ा नहीं रहने पड़े, ताकि जल्दी से जल्दी मतलब कि सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके। तो सार्क देशों को ये रियायत देनी चाहिए कि भाई हम सार्क के सदस्य हैं तो हमें सभी एक दूसरे देशों को ये सुविधा मिलनी चाहिए। और प्राकृतिक संहार जो हो रहा है उसको रोकना है, उसको कम करना है और जो भी उससे पीड़ित हुए हैं प्राकृतिक संहारों से उसको तुरंत सहायता देनी चाहिए। जैसे भारत ने सुनामी के समय श्रीलंका को खाद्यान्न और अन्य क्षेत्रों में बहुत मदद की थी। तो ये सब सार्क का उद्देश्य था और 2008 का कोलंबो में सम्मेलन हुआ था उसमें और भी ये सब बातों पे चर्चा की गई थी। पर्यावरण का खतरा पूरे विश्व में बढ़ रहा है, तो जो भी जलवायु परिवर्तन के जो भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं इससे पीड़ित लोगों को राहत दी जाए। जलवायु न्याय का इसका नाम दिया है कि जलवायु न्याय के क्षेत्र में जलवायु न्याय किया जाए और सभी को उचित राहत दिया जाए और सभी पीड़ित लोगों को बचाया जाए और उसके जीवन स्तर को सुधारा जाए। नशीली अवैध व्यापार जो होता है सीमा पार से उसको रोका जाए। तो सीमा पार ये जो भी अवैध व्यापार होते हैं, सपोज कोई देश से
खदान आने हैं। खदान का मतलब गेहूं आ रहा है, और गेहूं के कुछ बीच में कुछ बोरे में कुछ नशीली पदार्थ मिला दिया। तो ऐसे चीजों को रोकने पे काम किया जाए। नशीली वस्तुओं का अवैध व्यापार सार्क देश आपस में नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे। ये सब बातों पे चर्चा हुई थी कोलंबो में 2008 के सम्मेलन में। अब हम बात करते हैं कि प्रमुख सार्क शिखर सम्मेलन कब कब हुआ। तो पहला 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था, जिसमें गठन हुआ था और सार्क चार्टर पे हस्ताक्षर हुए थे। तो सार्क का गठन कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को। कहाँ हुई थी इसका पहला सम्मेलन? बांग्लादेश, ढाका में। द्वितीय शिखर सम्मेलन कब हुआ? 1946 में बेंगलोर में हुआ, जो भारत में है। आठवां शिखर सम्मेलन 95 नई दिल्ली में हुआ। तो अगर बात करें कि भारत में पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था सार्क का, तो 1986 में। कहाँ हुआ था? बेंगलोर में। फिर भारत में दूसरा शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो 1995 में हुआ। ये कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। फिर एक हुआ 13वां शिखर सम्मेलन, वो हुआ 2005 में। ये हुआ ढाका में। और ढाका जो बांग्लादेश में है, तो यहाँ पे अफगानिस्तान को सदस्य के रूप में शामिल करने के सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। मतलब ये हो गया कि अफगानिस्तान को भी साउथ एशिया उस रीजन में माना गया कि ये सार्क के जोन में है, साउथ एशिया के जोन में आता है। और इसके अगले बार जो 14वां शिखर सम्मेलन हुआ 4 अप्रैल 2007 को, ये नई दिल्ली में हुआ। और ये भारत में तीसरा शिखर सम्मेलन था। भारत में अभी तक सार्क के कितने शिखर सम्मेलन हुए? 3 शिखर सम्मेलन। एक दूसरा शिखर सम्मेलन, एक 8वां शिखर सम्मेलन, और 14वां शिखर सम्मेलन। तो इसमें सार्क का अफगानिस्तान जो है आधिकारिक रूप से सार्क का सदस्य बन गया। कौन? अफगानिस्तान। इसके बाद हुआ 18वां शिखर सम्मेलन, जो हुआ 27 नवंबर 2014 को काठमांडू में हुआ। और ये एक तरीके से आखिरी शिखर सम्मेलन था अभी तक का। इसके बाद कोई भी शिखर सम्मेलन हुआ नहीं। बैठक हुई, मीटिंग हुई अभी ढाका में, काठमांडू में बहुत सारी मीटिंग्स हुई शिखर सम्मेलन से रिलेटेड। लेकिन शिखर सम्मेलन नहीं हो पाया जिस तरीके से होता था। क्योंकि उसका कारण है कि 19वां शिखर सम्मेलन जो होना था, ये होना था इस्लामाबाद, पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान के में जो आतंकवादी हमले किए भारत में, उरी में, तो उस हमले के कारण बहुत सारे देश जैसे भारत, बांग्लादेश, भूटान, ये सब जो है शिखर सम्मेलन में भाग लेने से मना कर दिए कि हम पाकिस्तान में शिखर सम्मेलन में नहीं जाएंगे। तब से आधिकारिक रूप से कोई भी शिखर सम्मेलन नहीं हुआ। लेकिन बैंक है, व्यापार है, ये सब को लेकर के आपसी बातचीत या मीटिंग होती रहती है, बैठक होती रहती है। 2025 में ही 2-3 बैठक हुए हैं सार्क के बारे में। सार्क से रिलेटेड एक ढाका में हुआ, काठमांडू में हुआ। तो ये था हमारे सभी प्रमुख शिखर सम्मेलन। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, समकालीन विश्व का दक्षिण एशिया। और जो लोग नए हैं इस चैनल को, विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन हब को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम है @विद्यार्थी आर्ट्स। इसमें हम केवल आर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप का नाम है विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन हब। और भी जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जुड़ सकते हैं, विद्यार्थी करके है, विद्यार्थी ऑनलाइन एजुकेशन हब टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम सभी नोट्स और पीडीएफ वगैरह डाल देते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद सभी को। और सभी लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए और इसको बढ़ाइए। ऐसा करने से है कि मनोबल बढ़ता है, ताकि हम आप लोग के लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें। धन्यवाद।